हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। 2002 के गुजरात दंगों पर अमित शाह का बड़ा इंटरव्यू। बोले मोदी भगवान शंकर की तरह 18-19 साल से विषपान करते रहे, अब सत्य सोने जैसा चमक रहा है। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 में गुजरात दंगों पर आज अपनी चुप्पी तोड़ी। नरेंद्र मोदी को एसआईटी की तरफ से मिली क्लीन चिट पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अदालती कार्रवाई के दौरान मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों की भूमिका पर बात की। तो दोस्तों, शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध कर दिया कि तत्कालीन गुजरात सरकार पर लगाए गए सभी आरोप पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे। जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, उन्हें भाजपा और मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, करीब 40 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा से न्यायपालिका में विश्वास रखा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जाकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट को बीएसपी का समर्थन। मायावती बोली, हमें किसी को भी समर्थन देने का हक, हम किसी के पिछलग्गू नहीं है। तो दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के लिए हुई बैठक से बसपा को अलग रखा। शरद पवार ने बैठक में बसपा के लीडर को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के दौरान विपक्ष का षड्यंत्र दिखा है। हम एनडीए को नहीं, एक आदिवासी के समर्थन में मतदान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने कहा, बसपा के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ये रत्ती भर भी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच देश पर लागू हो। हम बिना डरे फैसला लेते हैं। यूपी के बसपा की 4 बार के शासनकाल में देश ने ये देखा है कि आर्थिक विकास लाया गया था। तो दोस्तों, मायावती बोली, दूसरी पार्टियों का काम मुंह में राम बगल में छुरी वाला है। जातिवादी सोच रखने वाले लोग बसपा को पीछे रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। हम बाबा साहेब की राह पर चलने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी बाबा साहेब की राह पर नहीं चल रही है। बसपा अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। आदिवासी समाज की महिला को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिंदे गुट ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर परिवार के लिए मांगी सुरक्षा। संजय राउत ने दिया ये जवाब। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना को 2 धड़ों में बट गई है। एक धड़ा एकनाथ शिंदे खेम में चला गया और बाकी बचे उद्धव ठाकरे के खेम में है। तो दोस्तों, इस बीच एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनके खेमे में विधायकों की सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार ने हटा दी है। तो दोस्तों, इस मामले पर उद्धव खेमे की शिवसेना ने नेता संजय राउत ने कहा है कि किसी की सुरक्षा नहीं हटाई गई है। उन्होंने एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए कहा है कि आप महाराष्ट्र से बाहर है, सुरक्षा किसी की नहीं हटाई गई है। तो वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि किसी भी बागी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई गई है। तो दोस्तों, उन्होंने और आगे जानकारी देते हुए कहा है कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक होने वाली है, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा, कुछ नियुक्तियां भी की जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक अभी महाराष्ट्र से बाहर है। जब वो मुंबई आ जाएंगे तो वो भी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा है कि उनके खेमे के विधायकों की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश के बाद सुरक्षा हटा ली गई है। उन्होंने कहा है कि विधायकों और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा दुर्भावनापूर्ण तरीके से वापस ली गई। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उनकी और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम में भीषण बाढ़ का कहर, सड़कों पर रहने के लिए मजबूर लोग। तो
दोस्तों असम में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। राज्य के 28 जिलों के 33 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नागौन जिले के 155 गांव अभी भी डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुसने से लोग हाईवे के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर है। तो दोस्तों नागौन के राहा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.42 लाख लोग बाढ़ की मार से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनके घर डूबे हुए हैं। तो दोस्तों सैकड़ों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर हाईवे व सड़कों के किनारे तंबू लगाकर रहना पड़ा है। पानी की निकासी नहीं होने से जल्द हालात सुधरने के आसार भी नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ही नागौन जिले में बच्चों को राहत शिविरों में ही प्री स्कूल गतिविधियां कराना पड़ रही है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के सुपरवाइजर एनडी डोले ने बताया कि स्कूल पूर्व की गतिविधियों में सुबह की प्रार्थना, व्यायाम, चित्रकला सिखाई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों असम के आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के अनुसार सभी 28 जिलों के 33 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है और दोस्तों 2.65 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। बाढ़ व वर्षाजन्य हादसों के कारण अब तक 118 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 4.32% पहुंचा। 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 8% से अधिक। बीते 24 घंटे में 15,779 नए केस। तो दोस्तों देश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,779 नए मामले सामने आए हैं, जो 100 दिनों में सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को 20 मरीजों की मौत हो गई है और देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.32% पहुंच गई है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश में मामले बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से चौथी लहर को लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर जुलाई में आने की संभावना है, जो कि अक्टूबर तक चल सकती है और इसका पीक अगस्त के आसपास रहेगा। तो दोस्तों अगर राज्य में कोरोना की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,205 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं केरल में 3,981 नए केस और 11 मरीजों की मौत हुई है और राजधानी दिल्ली की बात करें तो 1447 नए केस मिले हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। चांदी का अपने ऑल टाइम हाई से 20,000 और सोना 5,000 से ज्यादा नीचे आया। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते सोने के मुकाबले चांदी की कीमत में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते चांदी 1700 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। इस हफ्ते की शुरुआत यानी 20 जून को ये 61,067 रुपए पर थी, जो कि अब 59,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। तो दोस्तों यानी इस हफ्ते की कीमत में 1,717 रुपए की कमी हुई है। तो दोस्तों सोने की बात करें तो इस हफ्ते इसकी कीमत में 233 रुपए की गिरावट आई है और 20 जून को सोना 51,064 रुपए पर था, जो अब 50,829 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। तो दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल मानसून बेहतर रहा तो सोने की खरीद आने वाले समय में और बढ़ेगी। ग्लोबल मार्केट में भी सोने की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर उनकी कीमतों पर पड़ेगा और घरेलू बाजार में भी सोना महंगा हो जाएगा। चांदी की इंडस्ट्रियल मांग लगातार बढ़ रही है, जो आने वाले समय में इसकी कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कराएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। डर रहना चाहिए। सिंधे समर्थक विधायक के दफ्तर में तोड़ फोड़। राउत बोले आक्रोश रोक नहीं सकते। तो दोस्तों पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ मचाई है और हंगामा किया है। तो दोस्तों इन शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद स्प्रे से गद्दार सावंत लिख दिया। तो दोस्तों तानाजी सावंत पंदारा विधानसभा सीट से शिवसेना के विधायक है। शिवसेना के कार्यकर्ता जय शिवाजी का नारा लगाते हुए विधायक तानाजी के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो दोस्तों वही इस हिंसा के बाद शिवसेना ने संजय राउत से कहा कि विधायकों की बगावत के बाद लोगों में आक्रोश है और इसे रोक नहीं सकते। तो दोस्तों तानाजी सावंत का जिक्र आने पर संजय राउत ने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वे कांग्रेस से शिवसेना में आए थे और यह उनकी पहली विधायकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम कपड़े उतारकर सड़क पर खड़ा करते हैं। तो दोस्तों संजय राउत ने इस हिंसा पर कहा है कि यह महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा है। महाराष्ट्र में ऐसे नहीं चलता है और गुस्सा रहना भी चाहिए। यह शिवसेना की आग है और हम इस आग को कभी बुझाने नहीं देते हैं।
ये बाला साहेब ठाकरे ने हमसे कहा है, यह राख नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें उन्होंने आगे कहा कि इस आग को जलते रहना चाहिए और संविधा की जरूरत है, उसे डालते रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों संजय राउत ने कहा कि यह गद्दार लोग हैं, आखिर सेंट्रल पुलिस उन्हें सुरक्षा क्यों दे रही है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र के इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बेयरस्टो और टन ने तोड़ा 62 साल पुराना रिकॉर्ड। दोनों ने इंग्लैंड की ओर से 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की। टीम का स्कोर 264/6। दोस्तों जॉनी बेयरस्टो के शतक और जेमी ऑटन के साथ उनकी रिकॉर्ड पार्टनरशिप के दम पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जोरदार वापसी की। न्यूजीलैंड ने मैच में पहली बल्लेबाजी करते हुए 329 रन बनाए। तो दोस्तों जवाब में इंग्लैंड की टीम एक समय 55 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। यहाँ से बेयरस्टो और ओवरटन ने 7वें विकेट के लिए नाबाद 209 रन की साझेदारी टीम को मुकाबले में वापस ला दिया। तो दोस्तों इंग्लैंड ने दूसरे दिन स्टंप तक 6 विकेट खोकर 264 रन बना लिए हैं। बेयरस्टो 130 और ओवरटन 79 रन बनाकर नाबाद है। कीवी टीम की ओर से ट्रेड बोल्ट ने 3 विकेट चटकाए, जबकि नाइल वैगनर ने 2 विकेट चटकाए। तो दोस्तों शतकीय पारी की मदद से जॉनी बेयरस्टो के टेस्ट में 5000 रन पूरे हो गए हैं। वे ऐसा करने वाले इंग्लैंड के 24वें खिलाड़ी बने हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में जल्द दस्तक देगा मानसून। उत्तर भारत के राज्यों में भी होगी झमाझम बारिश। जाने आपके शहर के मौसम का हाल। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून को दिल्ली में मानसून दस्तक देगा। वहीं मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज बारिश की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, केरल समेत गोवा में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों बिहार में बीते कुछ दिनों से कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पटना में भारी बारिश समेत आंधी तूफान के आसार है। पटना में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है, तो वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। और दोस्तों उत्तराखंड का हाल देखें तो यहाँ देहरादून में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रह सकता है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आरबीआई ने सरकारी बैंक आईओबी पर 57.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो दोस्तों आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पर सख्ती की है। केंद्रीय बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों आरबीआई की ओर से शुक्रवार को बताया गया है कि यह कार्रवाई केंद्रीय बैंक की ओर से तय कुछ मानदंडों और धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में की गई है। तो दोस्तों एक खबर के मुताबिक आरबीआई की ओर से कहा गया है कि मार्च 2020 के आखिरी में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्ट की जानकारी के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर यह कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों यह जुर्माना कमर्शियल बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई की ओर से जारी निर्देशों से जुड़ा था। केंद्रीय बैंक की ओर से यह भी कहा गया है कि इस कार्रवाई का ग्राहक के साथ किए गए किसी भी लेन देन या करार की वैधता से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।